हेलो एवरीवन, दिस इज अभव और ये 23 सितंबर का हिंदू एनालिसिस है। तो लेट अस स्टार्ट विद द मेजर न्यूज़। तो कल भी हमने डिस्कस करा था श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में एंड आज उसका रिजल्ट आ चुका है। एंड अनुरा कुमार दिसनायके ये जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको इनका नेम ऐसे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो तो आपको थोड़ी सी नॉलेज इंडिया के जो नेबरहुड में हो रहा है उसके बारे में रहनी चाहिए। और इनका जो इलेक्शन है वो बहुत ही यूनिक था, क्योंकि पहली बार जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग काउंट हुआ है वो 2 बार हुआ है। ऐसा क्यों है? मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, जो मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, ए बी सी, सपोज 3 कैंडिडेट हैं एंड तीनों कैंडिडेट को वोट देने के लिए 5 वोटर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सपोज ऐसे 5 वोटर है। तो जो पहला वोटर है, दूसरा वोटर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये डायरेक्टली सिर्फ एक पर्सन के लिए वोट नहीं करते। इंडिया में ऐसा होता है कि वोट जो है एक पर्सन के लिए होता है, बट यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है वो प्रेफरेंस अपनी प्रोवाइड करता है एंड ये प्रेफरेंस ही डिसाइड करती है कि कौन फ्यूचर में प्रेसिडेंट बनेगा। तो जैसे पर्सन फर्स्ट ने बोला कि जो कैंडिडेट ए है ना, ये मेरी पहली प्रेफरेंस है, कैंडिडेट बी मेरी दूसरी प्रेफरेंस है और कैंडिडेट सी मेरी तीसरी प्रेफरेंस। तो फोर्थ वोटर बोल रहा है कि जो मेरी कैंडिडेट प्रेफरेंस है वो सी फर्स्ट है, बी सेकंड है और ए थर्ड है। तो अगर आप देखोगे तो ए को फर्स्ट प्रेफरेंस एक बार मिली है, सी को फर्स्ट प्रेफरेंस एक बार मिली है, लेकिन बी को किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी। राइट, ऐसे होता है ना। तो इससे आपको समझना है कि जिस भी कैंडिडेट को मैक्सिमम फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी वो सबसे आगे होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसे रेट करा जाएगा कि किसके पास सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस है। मान लेते हैं सी को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है और बी को मान लेते हैं थर्ड ने और फिफ्थ ने बी को भी फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, तो उसके बेसिस पे ऐसे रैंकिंग आ जाती है ऑटोमेटिकली। अब ये भी देखना पड़ता है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे ए के पास सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस है ये मान लेते हैं, तो क्या जो ए के पास फर्स्ट प्रेफरेंस है वो जितनी टोटल प्रेफरेंसेस दी गई है या जितने वोटर्स हैं, क्या वो उसका 50% से ज़्यादा है या नहीं? अगर ए के पास जो फर्स्ट प्रेफरेंसेस उसको गिवन है वो 50% से ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर दोबारा से काउंटिंग होगी। अब वोटिंग तो एक बार हो चुकी है, वोटिंग दोबारा नहीं होगी, लेकिन काउंटिंग होगी। बट काउंटिंग दोबारा करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि दोबारा काउंट करोगे तो वापस ए को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, बी को दूसरे नंबर पे और सी को थर्ड नंबर पे। तो इसमें क्या करते हैं, वो सी को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, वो बोलेंगे कि सी जो है उसको हम कंपटीशन से निकाल रहे हैं, क्योंकि उसको सबसे कम वोट्स मिले थे प्रेफरेंस वाइज। ठीक है, तो सी को हमने निकाल दिया और सी के जो वोट्स थे, ठीक है, सी के जो वोट्स थे, जैसे मान लेते हैं जो फोर है, फोर ने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी थी? सी को दी थी, राइट। तो फोर ने फर्स्ट प्रेफरेंस सी को दी थी। अब क्योंकि सी तो चला गया, तो फोर ने जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, मतलब जो फोर का मेन वोट था वो तो वेस्ट हो गया, लेकिन फोर ने जिसको सेकंड प्रेफरेंस दी थी ना, जैसे फोर ने यहाँ पे बी को सेकंड प्रेफरेंस दी, तो ये जो वोट है ये बी में काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये वोट बी में काउंट हो जाएगा। तो ऐसे जो सेकंड प्रेफरेंस है और जो उन वोटर्स ने सी को दी थी वो बाकी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगी अब। तो ये काउंटिंग दोबारा हो रही है, मतलब जो सी के वोट्स थे जो सेकंड प्रेफरेंस वाले, वो अब बी और ए में बट रहे हैं, क्योंकि बी को जैसे फोर ने सेकंड प्रेफरेंस में रखा था जब उसने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, तो ये जो सेकंड वोट है ये बी को चला जाएगा। किसी और ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे मान लेते रखा था और मान लेते जो थर्ड ने ए को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था, तो ए के पास थर्ड का जो वोट है वो चले जाएगा। तो जो सी के वोट्स है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और देखे जा रहे हैं किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है, एंड उसके बाद कोई ना कोई ए या बी में से 50% नंबर क्रॉस कर जाएगा और उसको प्रेसिडेंट इलेक्शन में विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो काउंटिंग 2 बार हो रही है, इवन दो जो वोटिंग है वो एक बार हुई है, काउंटिंग 2 बार हो रही है। तो ये सिस्टम ना स्टार्टिंग से ही था श्रीलंका में, और जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, एंड दैट इज वाई जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका में वो डायरेक्टली इलेक्ट है। इंडिया में इंडिया में जो प्रेसिडेंट वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ना कि डायरेक्टली। सो ये सिस्टम तो था, लेकिन आज तक ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि सेकंड काउंट करा जाए श्रीलंका में। ये पहली बार हुआ है कि सेकंड काउंट करा गया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
एंड 50% जो है वो दूसरी काउंटिंग में ही इन्होंने लिया है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में श्रीलंकन इलेक्शन एंड श्रीलंकन पॉलिटी को समझाया था, तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो और उसमें आपको फर्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो ये ओवरऑल इलेक्शन का प्रोसेस है। जो वोटर रैंक्स कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ये हमने देख लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। एंड इफ नो कैंडिडेट सिक्योर्स 50%, उसके बाद क्या होता है, द कैंडिडेट विद द लीस्ट वोट्स इज एलिमिनेटेड। जो सी था, जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंसेस वोट मिले थे, उसको हटा दिया गया था, लेकिन जो उसके वोट्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। द सेकंड प्रेफरेंस ऑफ द वोटर्स हु सपोर्टेड द एलिमिनेटेड कैंडिडेट, मतलब जिन्होंने सी को पहली प्रेफरेंस रखा था, उन्होंने किसी और कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस तो रखा होगा ना, तो अब उनकी जो सेकंड प्रेफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगी बाकी कैंडिडेट्स के अंदर। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक किसी के पास 50% मेजोरिटी नहीं आती। अब श्रीलंका प्लेस इन न्यूज़ है। जब भी कोई भी प्लेस न्यूज़ में होती है, आपको गूगल मैप्स पर जाना है और बहुत ही डिटेल में उसको स्टडी करना है। आप देखो, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे लैकेडिव सी है, यहाँ पे पाक बे है, पाक स्ट्रेट है, बे ऑफ बंगाल है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड आई विल रिकमेंड कि आप गूगल मैप्स पे जाओ और चीज़ों को भी देखो। जब भी कोई प्लेस इन न्यूज़ होती है तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप वहाँ पे जाके जो भी सीज़ है, माउंटेन्स है, लेक्स है, कोई मेजर सिटी हो गई, ठीक है, उसके अलावा कोई पास हो गया, कोई स्ट्रेट हो गया, कोई बे उसके पास लोकेटेड है, कोई मेजर रिवर जा रही है वहाँ से, ये चीज़ें आपको खुद से जाके चेक करनी होती हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू बिल्ड अ वेरी गुड कैटलॉग ऑफ डेटा। इस डेटा को आप यूज़ करके बहुत सारे प्रीलिम्स में आंसर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ पे। ये सोसाइटी की न्यूज़ है और ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, और ये जितना भी डेटा यहाँ पे मेंशन्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली बिकॉज ये गवर्नमेंट का खुद का डेटा है, ये किसी रैंडम ऑर्गेनाइजेशन का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट का खुद का डेटा है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के अंदर उन्होंने इस रिपोर्ट को निकाला है, ठीक है। तो ये जो SC/ST एक्ट है, SC एंड ST एक्ट, जिसमें मेन कंपोनेंट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़। मतलब इस एक्ट का एम ही ये है कि SCs और ST के अगेंस्ट जो एट्रॉसिटीज़ होती है उनको प्रिवेंट करा जाए। और इसके एक्ट के अंदर एक रिपोर्ट निकाली है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने, एंड दैट इज़ वाई ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आपके GS1 में काम आएगा, आप इसको GS4 में ऐसे में यूज़ कर सकते हो, और कोई अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए इंटरव्यू में भी इसको कोट कर सकते हो। दैट इज सी कि इसमें हो क्या रहा है। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत ही बेसिक है कि इंडिया में जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है वो समवेयर अराउंड 16% है, एंड जो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 8% है। इतना आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये लिखा है कि इंडिया में क्योंकि 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से 28 तो स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज कितने हो गए, 36। इसमें से जो 13 स्टेट्स है ना, सिर्फ और सिर्फ 13 स्टेट्स, टोटल 97% केसेस अगेंस्ट द एट्रॉसिटीज कंडक्टेड अगेंस्ट SCs वो रिकॉर्ड हुए हैं। मतलब इन 13 स्टेट्स में जो SCs, ये शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो एट्रॉसिटीज हुई है, जो ऑपरेशन हुआ है, वो सिर्फ इन 13 स्टेट में ही इंडिया का 97% है। आपको ये 0.7 याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, 97 आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो क्वेश्चन है ना, मार्जिनलाइज सेक्शंस एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, इनके ऊपर जो एट्रॉसिटीज होती हैं, इस पे क्वेश्चन GS1 में आता है। तो आपको ये डेटा अगर आपके पास है तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली क्योंकि एक मिनिस्ट्री का ही डेटा है। तो 13 स्टेट में इंडिया के, सिर्फ 13 स्टेट्स में पूरे इंडिया का 97% क्राइम्स अगेंस्ट SCs 13 स्टेट्स में ही हो जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और राजस्थान नंबर 2 पर है। ये परसेंटेजेस मैंने आपको रेफरेंस के लिए दी है, आपको इतनी परसेंटेजेस डिटेल में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप अगर यूपी या राजस्थान से बिलोंग करते हो तो इंटरव्यू में आपको ये परसेंटेजेस कोट करनी पड़ सकती है, तो उस परस्पेक्टिव से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड आपके डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके बाद जो शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट जो क्राइम है, तो जो SCs के लिए जो क्राइम है, जो 13 स्टेट्स में ही 97% क्राइम रिपोर्ट हो रहा है, और STs के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है वो भी सिमिलर डेटा है कि 13 स्टेट्स के अंदर ही इंडिया का 98% क्राइम तो सिर्फ 13 स्टेट्स में ही हो जाता है STs के अगेंस्ट, और इसमें नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे भी जो नंबर 2 में राजस्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली मध्य प्रदेश में जो लार्जेस्ट ST पॉपुलेशन है इंडिया की, वो मध्य प्रदेश में ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्राइम्स अगेंस्ट STs भी मध्य प्रदेश में ही होते हैं, सेकंड नंबर पे राजस्थान है।
सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ध्यान रखना है कि वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर इतना क्राइम हो रहा है और सिर्फ 13 स्टेट्स में इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, और जो स्टेट्स की रैंक है एटलीस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस कम है इस ट्रेंड को, बट ये जो डेटा है आपके काफ़ी काम का है मेंस में लिखने के लिए। इन 2022 जो कन्विक्शन रेट है वो गिर गई 32%। दैट मीन्स अगर 100 जो क्राइम्स है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, 100 क्राइम्स रिपोर्ट हुए कि इतने क्राइम्स हुए, उसमें से सिर्फ 32 लोगों को या सिर्फ 32 केसेस में लोगों को सजा हुई है, और बाकी जो बचे हुए लेट्स से 68 केसेस हैं उसमें कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये बहुत ही कम एक कन्विक्शन रेट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए जिसमें ट्रायल्स को एक्सपीडिएट करने की चीज़ हो रही है। एक्सपीडिएट मतलब किसी चीज़ को तुरंत सॉल्व करना, फास्ट सॉल्व करना। तो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं ताकि ऐसे जो केसेस हैं SC STs के अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ हो रही है तो उनको बहुत ही जल्दी सॉल्व करा जाए। बट बहुत ही कम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जहाँ पे ये स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, और जहाँ पे बनाए भी गए हैं ना, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है मेंस के लिए, और आपके काफ़ी यूज़ भी आएगा। लेट्स मूव ऑन टू GST काउंसिल। एक्चुअली अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ ना स्टेटमेंट्स दिए। तो उन स्टेटमेंट्स, वो जो स्टेटमेंट्स है थोड़े बहुत वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके कारण GST काउंसिल वापस न्यूज़ में आ चुका है। इवन दो GST काउंसिल को बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है अब, बट क्योंकि उन्होंने GST काउंसिल पर स्टेटमेंट दिया है तो वो न्यूज़ में है और उसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला है फाइनेंस मिनिस्टर ने? उन्होंने बोला है GST काउंसिल इज रिव्यूइंग द टैक्स रेट्स। वो क्या कर रही है? टैक्स रेट्स को रिव्यू कर रही है। अब मैं आपको बहुत ही थोड़ा सा ब्रीफ में एक बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर GST काउंसिल को अलग से थोड़ा सा देखेंगे भी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी अगर काउंसिल, इंस्टीट्यूशन, कोई भी चीज़ ऐसी न्यूज़ में है तो हमें उसका जाके बेसिक भी थोड़ा पढ़ना होता है। जो उसका स्टैटिक है उसको भी पढ़ना होता है, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि कोई भी चीज़ न्यूज़ में होती है तो UPSC बहुत ही अच्छे से उससे प्रीलिम्स एंड मेंस में क्वेश्चन पूछती है। सो लेट अस यहाँ पे GST, ये जो रेट्स हैं इसका मतलब क्या है? बेसिकली क्या है कि इंडिया में 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं जिससे गवर्नमेंट अपना जो कलेक्शन करती है, और डेफिनेटली जो टैक्स कलेक्ट करके ही जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर करती है एंड लोगों को पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये जो टैक्स है 2 टाइप के हैं, एक तो है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट ने आपसे ले लिया, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली ले लेती है। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। जब आप कोई बिस्किट का पैकेट खरीदते हो तो उसमें ना आप GST ऑलरेडी पे करते हो, वो उसकी MRP में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है GST जो आप पे कर रहे हो। तो क्या जो आपने बिस्किट के पैकेट में जो GST है, क्या आपने गवर्नमेंट को दिया है डायरेक्टली? नहीं, आपने तो जो शॉपकीपर है उसको दे दिया, क्योंकि उसी से आपने बिस्किट का पैकेट खरीदा है। तो ये जो शॉपकीपर है ना, ये देता है गवर्नमेंट को जो टैक्स आपने उसको दिया है। तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपका टैक्स इनडायरेक्टली जा रहा है, तो GST जो है वो टेक्निकली इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। सिंपल, इतना आपको समझना है। अब हो क्या रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, अब आप खुद सोचो, अगर बिस्किट की जो एक्चुअल कॉस्ट थी, मान लेते वो 9 रुपये है, लेकिन इस पे GST लगा दिया गवर्नमेंट ने 1 रुपये, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 10 रुपीज़। और ये 10 रुपीज़ कौन पे कर रहे हैं? आप पे कर रहे हो। मतलब जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है या जो नॉर्मल सिटीजन है वो पे कर रहे हैं GST गवर्नमेंट को, और जो कि MRP में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूडेड रहता ही है GST है। तो आपने टेक्निकली 10 रुपये पे करा, लेकिन मान लेते हैं ये जो 1 रुपये का GST गवर्नमेंट ने लगाया है, ये अगर 11 रुपये होता तो, 1 रुपये की जगह 11 रुपये होता तो जो आप MRP इसकी हो जाती ना, अब वो हो जाती 19 रुपीज़। तो अब आपको 19 रुपीज़ का ये बिस्किट पड़ता। दैट मीन्स जितना ज़्यादा GST उतना ज़्यादा वो जो प्रोडक्ट है वो कॉस्टली है। तो ये गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम डिफरेंट स्लैब्स बनाएं। स्लैब्स का मतलब यही है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिन पे 0% हम टैक्स लेंगे, इन पे टैक्स लेंगे ही नहीं। जैसे इसका क्या एग्जांपल है? इसके एग्जांपल में आता है जिस पे 0 GST लगती है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। जो भी आप मिल्क खरीदते हो और उसकी जो MRP है ना, उसके अंदर GST इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मिल्क वगैरह पे GST नहीं होता है। फिर जैसे एग्स हो गए, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स, सैनिटरी नैपकिन्स, खादी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, हनी एक्सेट्रा, इन पे GST 0% लगता है। ठीक है, उसके अलावा 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये 4 स्लैब्स एग्जिस्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस पे कितना टैक्स लगाया जाए। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे आपको यही टैक्स मिलेगा, 5%, 12%, 18%। जो 28% जो कि हाईएस्ट
स्लैब है। तो आप देख सकते हो टेक्निकली देयर आर 5 स्लैब्स, एक 0% है और बाकी 5, 12, 18, 28। लेकिन क्योंकि 0% का ये मतलब हो जाता है कि भाई इस पे टैक्स लग ही नहीं रहा, तो कुछ कुछ लोग उसको एज अ स्लैब काउंट भी नहीं करते। तो लोग यूजुअली बोलते हैं कि जीएसटी में 4 टियर है, मतलब 4 स्लैब है, ये मानते हैं। और ये आपको कभी दिख भी जाएगा, कहीं आपको 4 टियर दिख रहा है, कभी कहीं आपको 5 टियर दिख रहा है, दोनों ही सही है। 5 टियर वाले 0% को कंसिडर कर लेते हैं एज अ स्लैब। 4 टियर जहाँ पे लिखा है वो 0% को टैक्स एज अ स्लैब, एज अ टैक्स स्लैब कंसिडर नहीं करते। बस इतना ही डिफरेंस है। जो हाईएस्ट टैक्स है ना, वो आप देखो कि गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा टैक्स क्यों लगा रही है, उसके मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। एक पर्पस हो सकता है कि हाईएस्ट टैक्स उस प्रोडक्ट पे लगाओ क्योंकि कोई चीज़ इतना ज़्यादा टैक्स दे रहा है तो गवर्नमेंट मानती है कि वो ऑलरेडी रिच है। ठीक है, अब मैंने ये जो बात कही ना आपको, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है। गवर्नमेंट को पता है कि इतना ज़्यादा टैक्स वही पे कर पाएगा जिसके पास पैसा है, तो क्यों ना हम ये टैक्स उन्हीं चीज़ों पे लगाएं जो कि सिर्फ रिच लोग खरीदेंगे, जैसे लग्जरी गुड्स। ठीक है, तो यूजुअली जो एक्सपेंसिव कार्स हैं या कोई एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उस पर आपको दिखेगा 28% टैक्स। बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिया में जो मिडिल क्लास है जो एक्सपैंड कर रहा है, इंडिया में मिडिल क्लास एक्सपैंड कर रहा है। अब हमारी मिडिल क्लास की भी तो एम है ना कि हम भी रिच गुड्स या लग्जरी गुड्स खरीदें, बहुत सारे नहीं बट थोड़ी बहुत तो खरीदें, लेकिन हमें भी 28% उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी एक बड़ी डायकॉटमी है। दूसरी चीज, लग्जरी गुड्स पे तो लग ही रहा है, उसके ऊपर डीमेरिट आइटम्स सच एज सिन गुड्स, इन पे भी 28% टैक्स लगता है। जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट चाहती है कि आप कंज्यूम ना करो, जैसे सिगरेट्स वगैरह पर जो टैक्स है वो एक्स्ट्रा लगता है। और कुछ सिन गुड्स होते हैं, सिन गुड्स वही जो गवर्नमेंट चाहती है कि आप कंज्यूम ना करो, जैसे सिगरेट्स वगैरह हो गया, कुछ एडिक्टिंग एलिमेंट्स हो गए, तो उस पर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सेस भी लगाती है। मतलब उन पे 28% टैक्स तो लगेगा ही, साथ में एक सेस भी लगेगा। सेस क्या होता है? सेस भी एक तरह का टैक्स ही है, जिसको टेक्निकली टैक्स ऑन टैक्स भी बोला जाता है, क्योंकि एक टैक्स तो लग ही रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा रही है, बस उसका नाम सेस उन्होंने रख दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड सेस कुछ स्पेशल पर्पस से ही लगता है, तो मतलब सेस यहाँ पे रैंडमली नहीं लगाया उन्होंने। सेस किस पे लगाया? सिन गुड्स पे, क्योंकि गवर्नमेंट अलग से चाहती है कि आप उनको कंज्यूम ना करो। तो ये जीएसटी के 5 स्लैब है। अब जब जीएसटी को लॉन्च किया गया था तो गवर्नमेंट का एम था कि वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स, ये गवर्नमेंट का एम था जब उन्होंने जीएसटी को लॉन्च किया था। बट आप खुद सोचो कि अभी तो 5 स्लैब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, या फिर टेक्निकली 4 स्लैब तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तो वन नेशन वन टैक्स तो कहीं से आया नहीं, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स में क्या होगा, एक ही टैक्स लगेगा हर प्रोडक्ट पे। बट ऐसा तो हो नहीं रहा। तो स्टार्टिंग में जब इसको लॉन्च करा गया तो डेफिनेटली एक दिन में ही इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है उनको सिर्फ एक ही स्लैब में डाल देना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि चलो पहले 4 स्लैब्स में डालते हैं और कुछ साल बाद हम उनको रिवाइज करते करते ये जो नंबर ऑफ स्लैब्स है ना, इनको धीरे धीरे कम करते 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 एक पे ले आएंगे। ये गवर्नमेंट का एम था। तो डेफिनेटली इस पे कॉन्स्टेंटली रिव्यू होने का एम है, और ये जो रिव्यू है ये टेक्निकली थोड़ा सा डिले हो चुका है, वरना ये पहले हो जाना चाहिए था। कोविड-19 के कारण और कुछ स्टेट्स में इलेक्शन से, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का ही स्टेटमेंट है कि इसलिए कारण ये जो रिव्यू है टैक्स स्लैब का वो थोड़ा सा डिले हो चुका है। बट एनीवे अब वो होगा तो उस पर भी हमें नज़र रखनी है, और जब भी वो होगा वो न्यूज़ में कवर हो जाएगा। तो क्योंकि अब जीएसटी काउंसिल न्यूज़ में था, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको मेंशन करा था, तो उसको भी हमें थोड़ा सा देखना है। तो जीएसटी काउंसिल मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल वही है। तो जीएसटी को मैनेज करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। इसके लिए 122nd अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास करा गया था, और जब वो बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। कोई भी बिल जब पास हो जाता है ना तो वो अब एक्ट बन जाता है। ठीक है, और ये 122nd है और यहाँ पे 101 है, इसमें डिफरेंस बहुत ही बेसिक है। सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी बिल इंट्रोड्यूस होंगे, क्या आपको लगता है सारे पास हो जाएंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बिल हो सकता है पास नहीं हो पाए। कुछ बिल ऐसे हैं जिन पे वोटिंग हो गई लेकिन प्रेसिडेंट ने उनको असेंट नहीं दिया, मतलब उसको मंजूरी नहीं दी। ऐसे बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बिल्स होंगे, मान लेते हैं, जो इंट्रोड्यूस तो हुए लेकिन कभी पास नहीं हुए। मान लेते हैं जो 5th बिल इंट्रोड्यूस करा गया वो पास हो गया, तो टेक्निकली देखा जाए तो वो तो 5th बिल है, लेकिन वो पहला एक्ट बनेगा। ठीक है, वो फर्स्ट एक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल तो थे लेकिन वो कभी पास नहीं हुए, तो वो कभी एक्ट बन नहीं पाए। तो वैसे ही ये 122nd बिल है, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे बिल्स रहे होंगे जो पास नहीं हो पाए, इसलिए ये सिर्फ 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि
बिल एक्ट बन गए। और आर्टिकल 279 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर 279A के अंदर जीएसटी के बारे में लिखा है। अब जो 279A का क्लॉज 2 है वो ये बताता है कि जीएसटी में मेंबर्स कौन होंगे। तो उसका जो चेयरमैन है या जो चेयरपर्सन है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। अब ये आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है और बहुत ईजी है याद रखना, क्योंकि हमने अभी डिस्कस करा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ही तो जीएसटी काउंसिल की बातें करी ना कि हम टैक्स रेट्स बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उनको रैशनलाइज करेंगे। तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो चेयरपर्सन है उसके, ठीक है। और कुछ मेंबर्स भी हैं, इसमें मेंबर्स है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन से होते हैं, किसी भी मिनिस्ट्री के जो मेन मिनिस्टर है ना उनका नाम मिनिस्टर ही होता है, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए जो जूनियर मिनिस्टर वहाँ पे अपॉइंट कर दिए जाते हैं उसी मिनिस्ट्री के अंदर, तो उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोल देते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं है कि ये किसी स्टेट के मिनिस्टर है, नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट सिंपल सा ये है कि जो मेन मिनिस्टर है ये उनको हेल्प करने के लिए एक छोटे जूनियर मिनिस्टर हैं। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो भी इसके मेंबर हैं। और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन और अदर मिनिस्टर्स आर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही है वो है, और जो हर स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या मेन इकोनॉमिक्स मिनिस्टर हैं उनको भी यहाँ पे मेंबर बनाया जाता है। तो मतलब जीएसटी काउंसिल एक कैसी बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, कोऑपरेटिव मतलब हर कोई आके काम कर रहा है साथ में, फेडरलिज्म मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के पास अपनी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जब सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं तो उसको कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और जीएसटी काउंसिल में क्योंकि सेंटर के भी मिनिस्टर्स हैं, स्टेट भी अपने बहुत सारे स्टेट्स भी अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स भेज रही है, तो मतलब ये ऐसी काउंसिल है जहाँ पे सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका जो क्लॉज 4 है वो बताता है, मतलब वो बताता है कि जीएसटी काउंसिल कर क्या रहा है, क्या कर रहा है जीएसटी काउंसिल, टैक्सेस, सेसेस, सरचार्जेस, इनको वो इनको वो डिसाइड करता है। एंड जीएस गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू और एग्जाम्प्टेड टू। तो जैसे मैंने बताया कि 0% में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो किसने डिसाइड करें, वो जीएसटी काउंसिल नहीं करें। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो 0% में आ रहे हैं उन पे टैक्स नहीं लग रहा, तो उनको हम मानेंगे कि वो एग्जेम्प्टेड है गुड्स। तो ये सारा काम जीएसटी काउंसिल का होता है, वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। और क्या जो बाकी आर्टिकल्स है वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि कोरम जो है वो 50% होना चाहिए। इसका बेसिक सिंपल सा मतलब है कि जब लोग मीटिंग करने आएंगे ना तो मीटिंग रूम में कम से कम हाफ लोग तो हो, मतलब जितनी सीट्स हैं उनके 50% लोग तो हो। अगर 50% से कम लोग हैं उस कमरे में जहाँ पे ये मीटिंग होने वाली है तो उस दिन वो मीटिंग नहीं होगी और वेट करा जाएगा जब जब एटलीस्ट 50% लोग होंगे तभी ये मीटिंग होगी। उसके अलावा जो डिसीजन है वो 3/4 वोट से ही पास होगा। अब इसका काफ़ी फायदा है स्टेट्स को, ताकि मान लेते जो सेंटर है वो कुछ और पॉलिसी लाना चाहता है और जो स्टेट्स हैं वो कुछ और पॉलिसी लाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो 3/4 है, मतलब जब तक 75% लोग वोट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के फेवर में तब तक वो चीज़ होगी नहीं। तो इससे क्या है, स्टेट्स को अच्छा खासा वेटेज मिल जाता है सेंटर से कंपैरिजन करने में। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट है वो सिर्फ 1/3 है और जो स्टेट गवर्नमेंट का वोट है वो 2/3 है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। इसमें किया क्या जा रहा है, स्टेट्स को ना एक बहुत ही बड़ा आश्वासन दिया जा रहा है कि देखो आपकी जो वोटिंग वेटेज है ना वो 2/3 है और सेंटर की तो सिर्फ 1/3 है। ऊपर से 3/4 लोग जब तक किसी भी चीज़ के फेवर में वोट नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ होगी नहीं। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि कभी भी जो सेंटर है वो स्टेट पे अपनी कोई भी चीज़ को फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर पाएगी। एंड जीएसटी काउंसिल इसलिए एक ऐसी बॉडी है जिसमें सारे फेडरल यूनिट्स मिलके एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ क्वाड मीट, कल मैंने आपको क्वाड की जो हिस्ट्री है उसको बहुत ही ढंग से एक्सप्लेन करा था, तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देखना। उसमें मैंने क्वाड की हिस्ट्री को और उसके जो एम्स हैं उसको डिस्कस करा था। क्योंकि कल जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस में गए थे क्वाड मीट को अटेंड करने के लिए। अब वो जो क्वाड मीट है उसकी एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है जिसको हमें देखना है। तो क्वाड के बारे में आपको देयर आर फ्यू थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका कोई परमानेंट हेड क्वार्टर नहीं है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का। तो जब भी आपसे मेंस में और जब भी नहीं ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि क्वाड में जो क्वाड के प्रोज हैं और उसके कॉन्स क्या है या फिर क्वाड के चैलेंजेस क्या हैं, तो तब आपको ये चीज़ मेंशन करनी है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं बट एक चैलेंज ये भी है कि इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। तो कोई भी आप सीरियस ऑर्गेनाइजेशन अगर रन कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका एक हेडक्वार्टर होना ही चाहिए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा
इसका क्रिटिसिज्म है, बाकी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल भी बताया था कि क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक, ये जो रीजन है ना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है, एंड ये जो पूरा रीजन है, मतलब जो इंडिया इंडियन ओशन के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और पैसिफिक ओशन के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे बेटर सिक्योरिटी, बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड बेटर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना जो है वो अपना एक्सपेंशनरी पॉलिसी अप्लाई कर रहा है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या है, चाइना क्लेम कर रहा है कि ये जितनी भी टेरिटरीज हैं, जैसे इंडिया में भी अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में चाइना क्लेम कर रहा है टेरिटरी उसकी है, फिर जापान के आसपास कुछ आइलैंड्स है वो क्लेम कर रहा है टेरिटरी उसकी है, ये साउथ ईस्ट एशिया में ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे भी वो क्लेम कर रहा है कि ये सारी टेरिटरी चाइना की है, जो कि एक बहुत ही इलीगल मूव है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहे इस पूरे रीजन में। तो ये बहुत सारे पर्पज़ हैं क्वाड के बनने के लिए। अब ये क्वाड की मीटिंग रिसेंटली हुई थी, तो नाउ लेट अस सी कि इसके क्या अपडेट्स हैं। प्लीज़ बिवेयर कि ये जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली मेंस में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली क्वाड की मीट में कौन कौन सी चीज़ें अनाउंस हुई, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अनाउंस हुई है, तो इस पर डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बन सकता है किसी भी सेंस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो लेट अस डिस्कस। तो नरेंद्र मोदी, जो बाइडन, एंथनी एल्बनीज एंड फूमियो किशिदा, मतलब इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान, इन चारों से मिलकर क्वाड बनता है। दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। लेट अस सी व्हाट आर द अपडेट्स। इस बार जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या हुआ है। तो क्वाड स्ट्रांगली कंडेम द अग्रेशन इन साउथ ईस्ट, इन साउथ चाइना सी एंड इन ईस्ट एशिया। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना क्या कर रहा है इस रीजन में, जो ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे अपनी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस शो कर रहा है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, चाइना जाके उन आइलैंड्स पे कब्जा कर लेता है, उन पे कब्जा कर लेता है और बोलता है ये आइलैंड मेरे हैं अब। तो ये जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी के कारण जो अग्रेशन डिस्प्ले करता है चाइना, उसको हमने कंडेम करा है क्वाड के अंदर। तो अब यहाँ पे लिखा है मेनली सबीना शोल, ये उन्होंने मेंशन करा है अपने स्टेटमेंट में, सबीना शोल को स्पेशली। तो अब इसको पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि अब सबीना शोल प्लेस इन न्यूज़ हो गया, ठीक है। तो सबीना शोल का है, एज यू कैन सी इट इज ओवर है। सी ये फिलीपींस है, ये जो पूरा रीजन है ये फिलीपींस है, एंड यहाँ पे देखो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और ये इसी में ये जो आइलैंड है ना, इसको सबीना शोल कहते हैं। एंड ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा और भी सारे आइलैंड्स हैं, जैसे ये है स्कारबरो शोल जो यहाँ पे लोकेटेड है। फिर यहाँ पे को सेकंड थॉमस शोल दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सबीना शोल, स्कारबरो शोल एंड सेकंड थॉमस शोल, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पे एक और वर्ड आपको दिख रहा है, स्प्रैटलीज, इसको कहते हैं स्प्रैटली आइलैंड्स। अब ये जितने भी टर्म मैंने यूज़ करे ना, ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। ये लिटरली पूछे जा सकते हैं दैट विद रेफरेंस टू दीज लोकेशंस मेंशन वेयर दे आर, या फिर वो आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं, एज यू कैन सी साउथ चाइना सी में है सारे के सारे, ये आपको पता होना चाहिए। और सबीना शोल जो है फिलीपींस के काफ़ी पास है जोग्राफिकली, एंड इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ टू साउथ। सो सबसे ऊपर क्या है, स्कारबरो शोल, उसके बाद स्प्रैटली आइलैंड, तो खैर पूरे ऐसे बिखरे हुए ही हैं, तो फिर भी आप ध्यान रख सकते हो कि स्प्रैटली आइलैंड ऐसे बिखरे हुए हैं। फिर यहाँ पे है सेकंड थॉमस शोल, और यहाँ पे है सबीना शोल। ये थोड़ा सा आपको ना आइडिया होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में किसी भी तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। एंड द थिंग इज, अगर आप ऐसे इनको याद करते हो ना, तो आपको याद भी ज़्यादा रहता है, चाहे इस पर डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन ना आए, फिर भी आपको अच्छे से याद रहेगा ये चीज़ें, ठीक है। और ये आपको देखो, ये डैश दिख रहे हैं, ये रेड डैश दिख रहे हैं ना, ये एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे बनाई गई है। ये इमेजिनरी लाइन बनाई गई है जिसको कहते हैं 9 डैश लाइन। ये 9 डैश लाइन क्या है, ये टेक्निकली तो ये जो पूरा रीजन है, दिस एंटायर रीजन, ये पूरा रीजन है ना, ये साउथ चाइना सी है और ये इंटरनेशनल वाटर है, ये इंटरनेशनल वाटर है। बट चाइना इस पूरे रीजन को क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, इसलिए इसको इंटरनेशनली अलग से इस इशू को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे 9 डैश लाइन से इसको रेफर करा जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। एनीवे, और क्या हुआ यहाँ पे, तो सबसे पहले तो उन्होंने कंडेम करा है सबीना शोल में जो चाइनीज अग्रेशन था उसको। उसके अलावा क्वाड कैंसर मून शॉट, इसको लॉन्च कराया गया है। जब भी यहाँ पे शॉर्ट वर्ड आपको दिखे तो मतलब किसी ना किसी वैक्सीन की बात हो रही है, क्योंकि वैक्सीन को शॉर्ट से भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वाड कैंसर मून शॉट, कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन है उसको लॉन्च करा गया है। ये बहुत बहुत बड़ा एम है। और यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर को लॉन्च करने की कोशिश की गई है। ये देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर जो कि विमेन के अंदर होता है, उसमें HPV जो वायरस है ना, इसके कारण सर्वाइकल कैंसर हो रहा है।
जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी बोलते हैं। एंड क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वायरस के अगेंस्ट हो रहा है, तो अगर इसकी वैक्सीन हमने ले ली तो बहुत सारे वुमेन के अंदर सर्वाइकल कैंसर भी नहीं होगा। तो ये देख सकते हो कि कैंसर को रोकना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ ऐसे कैंसर हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर जिनको रोका जा सकता है, तो डेफिनेटली उनके लिए स्टेप्स लेने चाहिए, और यहाँ पे एक स्टेप लिया भी गया है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया विल कंटिन्यू टू कमिट $10 million टुवर्ड्स स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज। तो इंडिया का जो स्पेसिफिक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। $10 million टुवर्ड्स स्क्रीनिंग, ये आपको ध्यान रखना है, मेंस में मेंशन करना है। और ये जो पूरा टर्म है ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। यूजुअली नंबर्स प्रीलिम्स में पूछे नहीं जा सकते, बट क्योंकि ये इंडिया का बहुत बड़ा कमिटमेंट है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो उसको पूछ ले। और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत टाइम से बहुत बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इंडिया में है, जो कि पुणे में लोकेटेड है। आपने बहुत बार न्यूज़ में भी सुना होगा। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी 40 मिलियन वैक्सीन्स प्रोवाइड करेगा फॉर दिस पर्पस। ये सारा डेटा आपको ध्यान रखना है, इवन दो मैं यूजुअली आपको कहता नहीं कि इतने सारे आप नंबर्स याद रखो, बट क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा उन्होंने लॉन्च करा है क्वाड ने, क्वाड एट द सी शिप ऑब्जर्वर मिशन इन 2025, मतलब 2025 के लिए एक क्वाड एट द सी क्वाड एट द सी शिप ऑब्जर्वर मिशन उन्होंने लॉन्च करा है। इसमें क्या है, जो कोस्ट गार्ड्स है ना इन सारी 4 कंट्रीज के, क्योंकि क्वाड में 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, ठीक है। इन 4 मेंबर्स के जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो क्या करेंगे, साथ में घूमेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसको इंश्योर करेंगे बेसिकली। अ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विल ऑल्सो बी सेट टू इंश्योर एंड सपोर्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स। एक्चुअली क्या है, जीएस थर्ड में एक टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो उसी डिजास्टर मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन आया, मान लेते हैं कि इंडियन ओशन में डिजास्टर से डील करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो उसका तो आंसर कुछ और है, ठीक है। लेकिन उसमें आप ये स्टेप डाल सकते हो दैट रिसेंटली इन 24 क्वाड हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू सपोर्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मतलब उसका जो आंसर है ना कि इंडियन ओशन में क्या क्या किया गया है, तो उसके तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें एक पॉइंट आप ये भी डाल सकते हो कि क्वाड ने भी इसमें कुछ किया है। तो ठीक है, ये अलग से पॉइंट आप किसी और आंसर में भी यूज कर सकते हो। एंड अ मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक का जो पूरा रीजन है वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। और इस पूरे एक्रोनियम को बोला गया है मैत्री। अगेन ये मैत्री जो है थोड़ा इंडियन वर्ड है, तो डेफिनेटली आपको ये समझ सकते हो कि ये जो टर्म है ये इंडिया ने ही प्रपोज किया है क्वाड के अंदर, सो ऑब्वियसली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें ट्रेनिंग किस चीज़ की है, टू मॉनिटर एंड सिक्योर देयर वाटर्स, एनफोर्स द लॉज एंड डिटर अनयूजुअल बिहेवियर। तो सिक्योरिटी के लिए ये ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि हम सिक्योर कर पाए हमारी कोस्ट लाइंस को, जो कोस्टल लाइंस है ना उनको सिक्योर करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। और इंडिया पहली वर्कशॉप होस्ट करेगी 2025 में। ये काफ़ी कॉमन सेंस है क्योंकि ये जो मैत्री नाम है इंडिया ने ही दिया है, तो अगले साल जो इसकी पहली वर्कशॉप है वो इंडिया भी होस्ट करेगी। देयर वाज नो डायरेक्ट मेंशन ऑफ रशिया, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया के काफ़ी क्लोज रिलेशन है रशिया से, तो ये माना जा रहा है, इसलिए इनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें रशिया का डायरेक्ट मेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कंडेम करा है इनडायरेक्टली रशिया का इन्वेजन, जो रशिया का इन्वेजन यूक्रेन में उसको इनडायरेक्टली उन्होंने कंडेम करा है। क्वाड फेलोशिप टू प्रमोट स्टेम एजुकेशन, स्टेम का मतलब क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक फेलोशिप भी लॉन्च करी है जो कि 50 स्कॉलरशिप्स इंक्लूड करेगी, ठीक है। अब द थिंग इज कि आपको ये नंबर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ है। तो अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। चाहे वो ये हो गया सबीना शोल में कंडेमनेशन, क्वाड कैंसर मून शॉट, उसके बाद हमने देखा क्वाड एट द सी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो कि 2025 से स्टार्ट होगा। देन डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, मैत्री मिशन लॉन्च करा है फॉर ट्रेनिंग टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द कोस्टल वाटर्स। एंड देन फाइनली ये लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेंस में, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। एंड फाइनली क्वाड फेलोशिप को भी लॉन्च करा है स्टेम को प्रमोट करने के लिए इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। तो ये आपका क्वाड का एक बहुत बड़ा आंसर कंप्लीट हो गया मेंस के अंदर। ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत इजीली आप उसको डील कर पाओगे, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट था, इवेंट था, तो दैट इज वाई प्रीलिम्स में भी इस पर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं क्योंकि साउथ बंगाल का जो रीजन है, साउथ बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे फ्लडिंग हो रही है अभी, ठीक है। अब ये जब भी सेंटर एंड स्टेट या तो साथ में
कोऑपरेट करते हैं, तो वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के टॉपिक के अंदर आता है, या फिर वो थोड़ा एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एविडेंस पेश करते हैं। तो जब वो साथ में काम करें तो उसको यूजुअली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला जाता है। लेकिन जब सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती है और सेंटर और स्टेट एक दूसरे को कंडेम करते हैं कि भाई आपने सही नहीं करा, आपने सही नहीं करा, तो वो आ जाता है कैटेगरी में जिसको कहते हैं कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। ठीक है, तो दैट इज नोन एज कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ से आ रहा है वो भी आपको पता है कि जब भी सेंटर और स्टेट एक दूसरे को लाइक दे आर नॉट एबल टू वर्क विद ईच अदर और एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो एक दूसरे की पावर्स को मैनिपुलेट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है सेंटर स्टेट रिलेशन का, लेकिन किस टाइप का? कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। तो वेस्ट बंगाल सीएम ने कहा है कि रिसेंटली क्योंकि साउथ बंगाल में फ्लड्स आ रही हैं, फ्लड्स आने का एक बहुत बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण ये भी है कि सपोज एक रिवर है, सपोज एक रिवर है जो कि फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है। अब रिवर कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती है, स्वेल मतलब वो फैल जाती है। क्यों? क्योंकि रेन हुआ है और अभी तो मॉनसून सीजन है ही, तो इसके कारण जो रिवर में अमाउंट ऑफ वाटर है वो बढ़ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती है। इससे क्या होता है? फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको डील करने के लिए कभी कभी यहाँ पे डैम बनाया जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक डैम बना दिया गया, उससे ये जो पानी है वो नीचे नहीं जाएगा, बट वो अब पानी रिवर का यहाँ से आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको रोक दिया डैम बना के, तो ये पानी जाएगा कहाँ? अब ये पानी आसपास वाले इलाके में चला जाएगा। तो पहले क्या करा जाता है? आसपास वाला जो इलाका है उसको खाली कराया जाता है, इस पूरे रीजन को खाली कराया जाएगा, और ये जो पानी है ना इस पूरे रीजन में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो पूरा रीजन है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे रिजर्वॉयर। तो ये डैम का रिजर्वॉयर बन जाता है। अब मान लेते हैं एक और प्रॉब्लम आती है, ये डैम बनाया गया ताकि कभी भी तेज बारिश आए तो जो नदी है वो बहुत तेज बहकर स्वेल ना हो जाए, इसलिए बेटर है कि एक बहुत बड़ा रिजर्वोयर बना दो जहाँ पे जो ज़्यादा पानी है उसको स्टोर कर सकते हैं, और उसके और ज़्यादा फायदे हैं जो हम बाद में ले सकते हैं, बट फिलहाल तो इसका एक एम ये है। लेकिन अगर बारिश और भी ज़्यादा तेज हो रही है तो क्या होगा? तो ऐसा हो सकता है कि ये जो डैम के पीछे जो रिजर्वोयर है ना, ये पूरा फिल हो जाए, पूरा फिल हो जाए, इतना फिल हो जाए कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डैम ही ब्रेक करने या टूटने की पोजीशन पे आ जाए। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो क्या कर देते हैं? वो डैम का जो गेट है उसको खोल देते हैं और ये जो रिजर्वॉयर का पानी है इसको आने देते हैं। अब लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे डैम तो बच जाएगा, लेकिन जब ये रिजर्वॉयर का पानी एकदम से नीचे आएगा तो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, क्योंकि अब नदी तो इतनी पतली सी है, ऊपर से इतनी तेज पानी रिजर्वॉयर को खुलने से आ रहा है, तो ये जो पानी है वो कहाँ जाएगा? वो भी आसपास वाले इलाके में आएगा। अब ऊपर वाला जो एरिया है उसको तो खाली कर दिया था रिजर्वॉयर बनाने के लिए, यहाँ पे तो लोग अभी रह रहे हैं, तो इन लोगों के घर में पानी चले आएगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो रिजर्वॉयर का डोर है ना, वो सेंट्रल वाटर कमीशन ने, जो कि सेंटर की बॉडी है, अपने आप खोल दिया, हमसे ढंग से पूछा नहीं या हमारा कंसेंट नहीं लिया। इसके कारण साउथ बंगाल में फ्लड्स आ रही है, ये इनका क्लेम है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब क्योंकि इसके कारण सेंट्रल वाटर कमीशन न्यूज़ में आ जाता है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ देख लेते हैं। 1945 में ही ये बन गया था, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। दिस इज समथिंग यू शुड नो। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पहले से ही बहुत टाइम से मिनिस्ट्री है, बट ये जो जल शक्ति इसका नाम है ना, ये थोड़ा सा नया है। और इसको हेड कौन करता है? सेंट्रल वाटर कमीशन को एक चेयरमैन हेड करते हैं। अब ये चेयरमैन कौन होते हैं? ये वो पर्सन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी भी है, मतलब कोई सिविल सर्वेंट ही है ये, जो इसको जो इसको चेयर करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म क्या होता है वो भी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नाउ अनदर इशू, ड्राउनिंग इन सुंदरबन। ये एक न्यूज़ आई है कि जो सुंदरबन वाला रीजन है, जैसे ये जो वेस्ट बंगाल का रीजन है, इंडिया के यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल का जो सदर्न मोस्ट पोर्शन है ना, ये वाला, इस यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है। अब ये यहाँ पे इशू क्या है? सी वेस्ट बंगाल वाला ये जो रीजन है, सी ये इंडिया की ऐसे कोस्ट है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ना वो यही है। अब ये वेस्ट बंगाल का रीजन तो हो गया, इसके नीचे क्या है? पानी है, और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ मैनी स्टॉर्म्स, होता क्या है कि जो पानी है इसका हो रहा है सी लेवल राइज। मतलब जो सी लेवल है ना, सपोज ये जमीन है
और उसके बाद पानी ऐसा था। अब पानी का लेवल राइज़ हो रहा है, पानी का लेवल राइज़ होगा तो वो क्या होगा, ज़मीन पर भी आ जाएगा। तो ज़मीन पे भी पानी भरने लग जाएगा और ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने आ रहा है। ये मतलब परमानेंटली जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, वो ज़मीन को कुछ थोड़ा बहुत ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ऐसे बहुत कारणों की वजह से जो ये वाला रीजन है, ये धीरे-धीरे अंडर वाटर आ रहा है। तो यहाँ पे जो ड्राउनिंग के इंसिडेंट्स है ना, वो भी बढ़ रहे हैं। स्पेशली चिल्ड्रन की जो ड्राउनिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। द क्वेश्चन इज़ कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। सी, ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू डील विद फ्लडिंग, क्योंकि बहुत सारी डिजास्टर होती हैं और हर एक डिजास्टर को आपको डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ना होता है। तो फ्लडिंग पे अगर क्वेश्चन आए तो उसमें बहुत सारी आपसे स्ट्रैटेजीज पूछिए, तो इसका भी एक पूरा आंसर होगा। इसमें एक पॉइंट आप लिखोगे, वो स्ट्रैटेजी जो कि सिविल सोसाइटी ने खुद ने ली है। सिविल सोसाइटी मतलब नॉर्मल जनता। तो जो नॉर्मल जनता ने मिलके अपने आप ही कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला है, उसका ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या ये एग्जाम्पल है? ये जो सुंदरबन वाला जो रीजन था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राउनिंग हो रही थी उन चिल्ड्रन की जो कि 1 से 9 इयर्स में है, क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आती और वो इधर-उधर भागते रहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो ड्राउन हो जाते हैं। तो सीआईएनआई, ये आपको ध्यान रखना है बस। 2019 में एक सीआईएनआई ने सर्वे करा था जिसमें 1 टू 9 वाले जो ड्राउनिंग है चिल्ड्रन की, वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से हो रही है कि 3 चिल्ड्रन पर डे ड्राउन कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है? इसके लिए उन्होंने कवच प्रोग्राम लॉन्च करा है। किसने? सीआईएनआई ने ही। सीआईएनआई कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ठीक है? ये सिविल सोसाइटी की ही बॉडी है। तो मतलब जो सिटीजन्स है वो आपस में मिलके ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और ये कवच वो रेलवे वाला सिस्टम भी नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक तरह से, ठीक है? ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कम्युनिटी केयर दी जाती है चिल्ड्रन को। कवच माँ के नाम से कुछ केयर गिवर भी बनाए जाते हैं जो कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको स्विमिंग लेसन्स देते हैं, ठीक है? स्विमिंग लेसन्स मिल रही है, सीपीआर ट्रेनिंग्स मिल रही है अगर कोई फेंट हो जाए तो, और अवेयरनेस कैंपेन्स इसके लिए चलाए जा रहे हैं। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है और कहाँ यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया इस पॉइंट को, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंडिया नीड्स नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। अब ये जो है ओपिनियन है जो कि द हिंदू में आया था, तो इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। अब ये जो पूरा क्वेश्चन है इसका यूटिलिटी मेनली मेंस में आप रैंडम पॉइंट्स में शायद यूज़ कर पाओ, क्योंकि जो जीएस थर्ड है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, तो हो सकता है यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं कुछ पॉइंट्स आप वहाँ पे यूज़ कर पाओ। स्पेशली जो टर्म है ना कि हमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी चाहिए, आप अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया की जो ओवरऑल सिक्योरिटी आउटलुक है उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, तो आप बहुत सारे पॉइंट्स लिखोगे। उसमें से आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो कि हमें एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। अब इस ओपिनियन से आपको समझ में आ जाएगा, मतलब इस टॉपिक से कि वो क्या है, तो ईजिली आप उस पॉइंट को वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाओगे। मतलब आपको ना ऐसे यूज़ करना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन आ जाए, नहीं, किसी और रैंडम टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आप इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ करोगे और शायद आप सिर्फ 2 ही लाइन लिख पाओ इसके लिए, ठीक है? बट आपको अगर समझ है तो आप उसको ढंग से कर सकते हो। एनीवे, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की डिमांड हमें ज़रूरत क्यों है? पहली बात तो जो हमारा नेबरहुड है ना, वो टर्मोइल में है। सी, नेपाल जो है वो बहुत ज़्यादा चाइना से इन्फ्लुएंस है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। मालदीव्स भी चाइना के ज़्यादा क्लोज़ है। पाकिस्तान डेफिनेटली चाइना के ज़्यादा क्लोज़ है और वहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस दोनों चल रहा है। अफ़गानिस्तान में तो बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट तो है नहीं और टेक्निकली देखा जाए तो तालिबान ही वहाँ पे रूल कर रही है। तो ये पूरा इंडिया का नेबरहुड है, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टर्मोइल है। एक्सेप्ट फॉर भूटान कोई भी स्टेबल कंट्री नहीं है इंडिया के आसपास। इनफैक्ट जो म्यांमार है, म्यांमार में भी मिलिट्री कू हो रखा है और वहाँ पे भी कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो ये इंडिया के नेबरहुड की सिचुएशन है। एंड तो इंडिया का नेबरहुड टर्मोइल में है। जो इंडिया के पुराने एनिमीज हैं वो मसल अप कर रहे हैं, मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। स्पेशली जो पाकिस्तान है वो चाइना एंड रशिया दोनों के साथ कोलैबोरेट भी कर रहा है कॉन्स्टेंटली। एंड न्यू फ्रेंड्स आर येट टू कमिट देमसेल्फ। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो अभी कमिटेड नहीं है। सो दैट इज़ वाई हमें एक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ऊपर से क्या है, सी, ये इंडिया ने रिकॉग्नाइज करा है कि हमारी जो एम्बिशन है 2024 एंड 25 तक 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की है। बट या इसको पहुंचने के लिए भी बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं। जैसे जो वॉर्स हैं यूक्रेन और गाजा में अभी भी चल रहे हैं, उससे जो ग्लोबल ग्रोथ है ना एंटायरली वो गिर रही है। तो जो हमारा एम है यहाँ पे पहुंचने का, तो ग्लोबल जो शॉक्स है ना, ये ग्लोबल शॉक्स, इनके कारण वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब हम पहुँच तो जाएंगे बट बहुत टाइम लग सकता है उसमें। तो अब
क्वेश्चन ये है कि नेशनल सिक्योरिटी का जो मतलब है या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, इसका मतलब क्या होता है? सी इंटरनेशनली हर कंट्री का या हर रीजन का डिफरेंट मतलब है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का मतलब ये है, वो एक यूनियन है वैल्यूज़ का और नेशनल इंटरेस्ट का। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, यूएस के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि वो जो वैल्यूज़ हैं खुद की, मतलब डेमोक्रेसी, उसको फॉलो करेंगे और नेशनल इंटरेस्ट भी ध्यान में रखेंगे। नेशनल इंटरेस्ट मतलब, नेशनल इंटरेस्ट वो होता है कि नेशन के इंटरेस्ट में जो करना पड़े वो करना। तो यूएस बोल रहा है कि हम हमारी वैल्यूज़ को तो फॉलो करेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकल भी रहेंगे और नेशनल इंटरेस्ट में अगर कुछ गलत चीज़ भी करनी पड़ेगी तो भी वो हम करेंगे। ये चीज़ लिखी नहीं है कि गलत चीज़ करेंगे वो, बट ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। स्टैंडिंग अप फॉर द मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी, ये वैल्यूज का पार्ट पार्ट हो गया, ठीक है। एंड सपोर्टिंग डिक्टेटर्स फॉर इकोनॉमिक गेन, तो यूएस कभी कभी डिक्टेटर्स को भी सपोर्ट करेगा क्योंकि वो उसका नेशनल इंटरेस्ट का फायदा दे रहा है, और डेमोक्रेसी जो जो है वर्ल्ड में उनकी मदद भी करेगा क्योंकि वो उसकी वैल्यूज का पार्ट है। तो वैल्यूज प्लस नेशनल इंटरेस्ट, ये नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूएस के लिए है लेकिन ये इंडिया के केस में भी कभी कभी एप्लीकेबल है। तो नेशनल सिक्योरिटी का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ये एक इसका पर्सपेक्टिव है जो आपको ध्यान रखना है। सो इट इज सेंटर्ड अराउंड मेंटेनिंग इन अमेरिकाज लीडरशिप रोल, ये यूएस की नेशनल सिक्योरिटी का एम है। फिर अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन आती रही यूएस के अंदर, इट इज़ पार्ट ऑफ द पावर डेमोन्स्ट्रेशन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये देखा गया कि यूएस में जो डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन आए, डिफरेंट प्रेसिडेंट्स आए, उसमें ये देखा गया कि नेशनल सिक्योरिटी को यूज़ करा गया इंटरनली भी एक्सटर्नली, और दोनों जगह अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने का एक एम है। तो मतलब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो एग्जिस्ट करती है वैल्यूज को परपेचुएट करने के लिए, जिसको कहते हैं हम डेमोक्रेसी, और जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के लिए। और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीका है जहाँ पे कभी कभी डिक्टेटर्स को भी सपोर्ट करना पड़ सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ देखी गई कि ये तो है ना, थोड़ा सा आपको लग रहा है एक्सटर्नल एलिमेंट हो गया कि नेशनल सिक्योरिटी हम एक्सटर्नली, मतलब बाहर की कंट्रीज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, डेमोक्रेसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कभी कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन इंटरनली भी नेशनल सिक्योरिटी का जो है बहुत बड़ा एक आउटलुक है, क्योंकि इंटरनली भी हम पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंट्रीज हैं वो इंटरनली नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी है उसको यूज़ करती है अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए अपने वोटर्स को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्सटर्नली भी वर्क करती है और इंटरनली भी थोड़ा वर्क करती है। यूके के अंदर, यूके बोलता है कि वो यूरोपियन पावर है विद ग्लोबल इंटरेस्ट। ठीक है, यूके अपने आप को कैसे डिस्प्ले करता है कि एक यूरोपियन पावर है जिसके इंटरेस्ट ग्लोबल हैं, ना कि सिर्फ रीजनल। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट द थिंग इज कि इंडिया में भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की एक प्रॉपर ज़रूरत है। सी हमारे पास स्ट्रैटेजी तो एग्जिस्ट करती है बट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एज अ यूनिट नहीं है। मतलब बहुत सारे आर्मी की, देन एयरफोर्स की, नेवी की स्ट्रैटेजीज होगी, इंटरनल सिक्योरिटी में भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, बट एक यूनिफाइड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर ले कि हमें जो कोस्ट है, जो हमारी कोस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, जो हमारी एयर फील्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, जो हमारे बॉर्डर में जो रोड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, और ये सारी चीज़ें ना एक ही डॉक्यूमेंट में लिखी हो और सारी चीज़ इंटरलिंक्ड हो, अलग अलग ना हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ज़रूरत है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की, सबको एक साथ देखा जाए। एंड गुड थिंग इज़ कि कुछ साल पहले ही इंडिया ने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इस पोजीशन को अपॉइंट करा है, एंड दैट इज़ वाई अब और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या करता है, ये जितने भी आर्मी के विंग्स हैं, जो 3 विंग्स हैं ना, एयरफोर्स, जितने भी मिलिट्री विंग्स हैं, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, इनको रिप्रेजेंट करके वो एक बहुत ही यूनिफाइड बॉडी बन चुकी है। तो अब अगर हम एक नेशनल यूनिफाइड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी बना देंगे तो सीडीएस के साथ मिलके बहुत ही हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, ये ज़रूरत है, ये हमें ध्यान रखना है। हाउएवर दिस एक्सरसाइज नीड्स टू बी डन विद इन द रेम ऑफ टॉप सीक्रेसी विद सम गुड रीजन। ये भी बोला गया है कि सीक्रेसी के साथ इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो हमारी बनेगी ना, उसको सीक्रेसी के साथ बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? जो मैंने आपको कहा कि सपोज अगर हमने ये जो डॉक्यूमेंट है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ये बना ली और इसको हमने पब्लिक में रिलीज भी कर दिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? पहली बात तो इस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में क्या होगा, जो मैंने आपको कहा यूएस जो चीज़ सोचता है टेक्निकली वो इंडिया पे भी एप्लीकेबल है कि बहुत सारी चीज़ें तो हमें वैल्यू बेस्ड करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें नेशनल इंटरेस्ट में करनी पड़ सकती है, जो प्रैक्टिकल रीजंस के लिए ही हम करेंगे, बट उनका जो बेनिफिट है
वो वैल्यू को नहीं होगा लेकिन नेशन को होगा। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको करनी पड़ सकती है जो शायद वैल्यूज़ को फॉलो ना करे, लेकिन अगर ये चीज़ हमने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के अंदर लिख के पब्लिक कर दी तो ऑब्वियसली इस पे काफ़ी आउटरोर होगा कि आप कैसे ऐसी चीज़ कर सकते हो। बट बिहाइंड द कर्टेन्स सारी चीज़ें प्रैक्टिकली चलती है, तो इसको सीक्रेसी में बनाना है। ये एक सजेशन जो ऑथर है इस ओपिनियन के वो दे रहे हैं। और मल्टी अलाइनमेंट पे अब हम फोकस कर रहे हैं। यूजुअली ये देखा गया है कि जो पुअर जो जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है ना वो अपने दोस्त खुद चुनती है, एंड जो पुअर कंट्रीज हैं वो रैंडम कोलिशन में बंधे रहती है। इंडिया जो है वो मल्टी अलाइनमेंट की तरफ अब जा रहा है। स्पेशली जैसे इंडिया जो है वो ब्रिक्स के साथ काम कर रहा है जिसमें चाइना और रशिया है। इंडिया यूएस के साथ काम कर रहा है जो क्वाड में है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबको बैलेंस करके चल रहे हैं। बजट स्पीचेस जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर देते रहते हैं वहाँ पे कोई भी एनिमी या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का रेफरेंस यूजुअली नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको ये पता है कि जिस कंट्री की इकोनॉमी ज़्यादा है वो कंट्री अपनी सेफ्टी एंड अपनी सोवरेनिटी को ढंग से प्रोटेक्ट कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि अगर हम हमारी इकोनॉमी बहुत ही इंडिपेंडेंट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बिल्ड है तो हमें लोन लेने की या किसी रैंडम कंट्री पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो हम सोवरीन और खुद के ही बॉस हमेशा बने रहते हैं। तो मल्टी अलाइनमेंट जो है इट मीन्स दैट मेकिंग फ्रेंड्स विद हु एवर इज केपेबल एंड विलिंग टू प्रोवाइड पॉसिबल बैकअप व्हेन नीडेड। ठीक है, जैसे ब्रिक्स है इसमें ये चाइना लेड है और यहाँ पे रशिया भी है, राइट। लेकिन जो फिर भी हम जो है क्वाड के मेंबर भी हैं जो यूएस ब्लॉक है। तो ब्रिक्स क्या है, एक तरह से चाइना ब्लॉक का पार्ट है और क्वाड क्या है, यूएस ब्लॉक का पार्ट है। हम दोनों ही ब्लॉक के पार्ट हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं। हम क्यों करें मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव, क्योंकि हम सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं डालना चाहते। मतलब हम ये नहीं है कि हम पूरे सिर्फ और सिर्फ यूएस के फ्रेंड्स बन के रह जाए या हम सिर्फ और सिर्फ चाइना या रशिया के फ्रेंड्स बन के रह जाए, क्योंकि हमें सबसे दोस्ती रखनी है। और जब भी जिस टाइप का भी क्राइसिस आए तो हम उस दोस्त को चुन सकते हैं जो हमारी उस टाइम पे हेल्प कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का एम है कि इंडिया सारे जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है ना वो डॉलर में ना करे और रुपीज में करे। तो इंडिया एंड रशिया इसके लिए काम कर रहे हैं और इसको कहते हैं डी डॉलराइजेशन। तो इंडिया और रशिया मिलकर साथ में काम कर रहे हैं कि हम डॉलर को यूज ना करें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में। हमें कोई नफरत नहीं है डॉलर से। हमारा एम यह है कि जो लोकल करेंसीज है ना उनकी भी इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू बढ़े। इसका एम यही है। तो डी डॉलराइजेशन में इंडिया और रशिया साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक है यहाँ पे जो चाइना का अग्रेशन है ना वो ज़्यादा बढ़े नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूएस के साथ भी काम कर रहे हैं। तो देखो रशिया और यूएस तो नेचुरली बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं और हम दोनों से काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। बिसाइड्स $85 बिलियन ऑफ इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना भी है। तो मतलब हम चाइना को इसलिए भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारी 85 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है। मतलब हम जो हमारे इंपोर्ट्स हैं चाइना से अगर हम उसको एक्सपोर्ट से माइनस कर देंगे तो इंपोर्ट $85 बिलियन ज़्यादा है। तो डेफिनेटली वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना एटलीस्ट इकोनॉमिकली टू सम एक्सटेंट। फ्रॉम थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन द नेक्स्ट लेवल इज एलोकेशन ऑफ द टास्क ऑफ ईच सर्विस एंड द इक्विपमेंट। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम नेशनल सिक्योरिटी को, पहला क्या स्टेप होगा, नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन करें कि हम चाहते क्या हैं। दूसरी चीज़, जब हम इसको बना रहे हैं तो इसको सीक्रेसी में हम चालू करें। थर्ड थिंग, हमें पता है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एक मल्टी अलाइनमेंट का एग्जाम्पल होगी ही होगी। उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है। चौथी चीज़ हमें क्या देखनी है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को बनाते टाइम, कि यहाँ पे हम थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन करेंगे। थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन मतलब क्या होता है कि हम रैंक करेंगे कि कौन सी थ्रेट बड़ी है और कौन सी थ्रेट कम है, और उनको हम रैंक करके उसी के बेसिस पे फिफ्थ चीज़ क्या करेंगे, रिसोर्स को अलोकेट करेंगे। सपोज हमें अब पता चल रहा है कि जो साइबर अटैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसको सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज देंगे अब। और ये मान लेते हैं कि जो लेट अस से टेररिस्ट अटैक जो कि इंडिया के मिडल वाले रीजन में होंगे उसका चांस काफ़ी कम है। यूजुअली जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो वहाँ पे होते हैं जो कि मेजर सिटीज़ है या फिर जो बॉर्डर के अराउंड है। लेकिन अगर एकदम इंडिया के जो मिडिल में जो जगह है वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स के चांसेस तो बहुत कम है, तो उस रीजन में हम शायद जो रिसोर्सेज है वो कम दें। सो ओवरऑल चीज़ है कि हमें पता कैसे चलेगा, एक बहुत बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें थ्रेट को प्रायोरिटाइज करना है और उसी के बेसिस पे जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना है। तो ये 5 स्टेप तो आपको पता है।
For instance, Indo-Pacific is part of the strategy. Then a hard exercise had to be put on how quickly to upgrade your submarine. जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम क्वाड के साथ क्या कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जब हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो इंडो पैसिफिक है उसकी सिक्योरिटी करना ज़रूरी है। तो चलो जो रिसोर्स है वो अलोकेट कर दो सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। फिलहाल जो है इंडिया की जो सबमरीन स्ट्रेंथ है वो चाइना की 1/4 है। मतलब हमारी जो सबमरीन स्ट्रेंथ है ना वो चाइना का सिर्फ 25% ही है, और शिप बिल्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा कम है व्हेन कम्स टू ओवरऑल बिल्डिंग, ओवरऑल कंपैरिजन विद चाइना। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के अंदर जो स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो आई रियली होप कि आपको और ज़्यादा इंसाइट्स मिली होगी इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग इस टॉपिक से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये था, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट अगर रैंडम क्वेश्चन आते हैं और आपको लगता है कि आपको नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ मेंशन करना है तो आप इजीली इसको लिख सकते हो। और जो मैंने आपको सीडीएस बताया है उसके साथ अगर एनएसएस को भी लिंक कर देंगे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को, तो एक बहुत ही बड़ा एक कोलिशन बन सकता है जो काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सेंटर है उन्होंने एक किसी रूल में अमेंड किया था, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है, ठीक है। अब ये कौन सा रूल था? इसमें रूल ये था, एक बार इसको भी देख लेते हैं कि जो रूल आया था ना ये मेनली आया था, एक अमेंडमेंट आया था रूल्स गवर्निंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स पर। सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बेसिकली हो गई इंटरनेट वगैरह और कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? ये वो मिडल मैन होते हैं जो कि ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट, मतलब आप इन्हीं के थ्रू इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हो, इन्हीं के थ्रू आप सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हो, तो ये इंटरमीडिएटरीज हो गए, मिडल मैन। एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स, जो भी डिजिटल मीडिया पे कंपनीज हैं उनके लिए क्या क्या एथिक्स होनी चाहिए, ये कुछ रूल्स थे, उनको 2023 में अमेंड करा गया था। क्या अमेंड करा गया? अमेंड करके ये लिखा गया कि हम मतलब सेंटर चाहता है कि एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाया जाए, फैक्ट चेकिंग यूनिट। अब ये क्या करेगी? ये देखेगी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या इंटरनेट पे कहाँ कहाँ फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ या फिर मिसलीडिंग न्यूज़ या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अपलोडेड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी न्यूज़ राइट है और कौन सी न्यूज़ फॉल्स है, ये सेंटर डिसाइड करेगा। और ये एक फैक्ट चेकिंग यूनिट उन्होंने बनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक बहुत बड़ा एक स्टेप है उसको कर्ब करने का, एंड दैट इज वाई बॉम्बे हाई कोर्ट का ओपिनियन ये था कि इसको स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए था। The provision violated the right to freedom of expression and sought to coercively classify speech as true and false based on vague and unidentified terms. See, जो speech है मतलब जो बात लिखी गई है सोशल मीडिया पे, किसी आर्टिस्ट ने, किसी जर्नलिस्ट ने जो चीज़ बात कही है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये जज कौन करेगा? फैक्ट चेकिंग यूनिट करेगी। और बॉम्बे हाई कोर्ट को लगा कि ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत बड़ा एक कर्व करने की एम है। meant once the fact checking unit flagged a piece of information on social media platform, मतलब जब ये फैक्ट चेकिंग यूनिट बन जाएगी उसके बाद इस फैक्ट चेकिंग यूनिट ने किसी भी इंफॉर्मेशन को फेक टैग दे दिया, मतलब फ्लैग कर दिया, मतलब उसको एक टैग दे दिया कि भाई ये इन्फॉर्मेशन फेक है या मिसलीडिंग है या फॉल्स है, वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी ये जो इंटरमीडियरी है, जो प्लेटफॉर्म है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से हटा दे, ठीक है। एडिटर्स, पब्लिशर्स, दे राइटली सॉ द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिट इन द पीआईबी, मतलब पीआईबी के अंदर ये बनती यूनिट एज अ मैकेनिज्म बाय विच द सेंटर कुड सेंसर एनीथिंग इट डिस्प्यूट्स। सी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेंटर में चाहे कोई भी हो, मान लेते हैं ये फैक्ट चेकिंग यूनिट आज बन गई, ठीक है, आज से 50 साल बाद पता नहीं कौन सी पार्टी की कौन सी गवर्नमेंट सेंटर में हो, हमें नहीं पता, 50 साल बाद कोई भी मान लेते हैं ऐसे गवर्नमेंट बन जाती है। अब ये जो गवर्नमेंट 50 साल बाद बनी है सेंटर में, इसकी इंटेंशंस बहुत ही रॉन्ग है और वो चाहती है, उसको लगता है कि कोई भी सिटीजन अगर गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी क्रिटिसाइज करे ना गवर्नमेंट को, तो उसको हम पनिश करेंगे। ये 50 साल बाद एक गवर्नमेंट का एम बन जाता है, मान लेते हैं। तो अब क्योंकि आज हमने फैक्ट चेकिंग यूनिट बना दी, तो इस टूल को ये जो गवर्नमेंट है ना फ्यूचर में ये यूज कर सकती है जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को साइलेंस करने के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि ट्रस्ट गवर्नमेंट पे कितना करें। अगर आपको गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है तो फाइन, लेकिन फ्यूचर में कोई ऐसे गवर्नमेंट आए जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते और वो इस यूनिट को, फैक्ट चेकिंग यूनिट को मिसयूज करके लोगों के ओपिनियन को कर्व करने लगे, जहाँ पे जो गवर्नमेंट का वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे वो सही था और क्योंकि वो गवर्नमेंट को फेवर नहीं कर रहा तो वो उसको फेक टैग देके
उस इन्फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम इज नॉट हेल्दी फॉर अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देके बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको ब्लैक कर दिया है, हटा दिया है। अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री स्पीच बेस्ड ऑन वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स। सी जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है ना, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें लिखी है। लेकिन आर्टिकल 19(2) जो क्लॉज है उसमें लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ना कभी कभी कुछ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई चीज़ सही है या गलत है उसको आप रोक सकते हो। तो आर्टिकल 19(2) जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अलाउ भी करता है, वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक दो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, GS2 गवर्नेंस पे भी आ सकता है, एथिक्स में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको ये कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, तो काफ़ी ईजी हो जाता है उसको डील करना। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑन हेल्दी फूड, ये भी एक आर्टिकल था एंड इसमें 2-3 चीज़ आपको समझनी है। मतलब इसको यूज़ करना मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट हमें क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स को यूज़ करना है हमारे बाकी क्वेश्चंस के अंदर। जो हेल्थ का टॉपिक है मेनली वो GS2 में है, बट इस पे क्वेश्चन GS1 में भी बना सकते हैं वो सोसाइटी के अंदर, और GS3 में भी जो साइंस का पोर्शन है ना, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है हेल्थ के बेस पे, बट मेनली GS2 में ही है। बट कॉस्ट ऑफ हेल्दी फूड क्या है, देखो अभी इंडिया में क्या हो रहा है, पॉवर्टी रेट्स गिर चुकी है, वी नो दिस। और जो ओवरऑल इनकम है, मतलब जो ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम मतलब ओवरऑल इनकम, इसमें राइज हुआ है, लेकिन फिर भी जो हमारे न्यूट्रिशनल आउटकम्स है ना वो अच्छे नहीं हो रहे। मतलब जो हमारा परसेंटेज प्रोटीन हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो आयरन हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, जो फाइबर हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो अभी भी कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ है, वो काफ़ी कम है। जो एवरेज इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन, आयरन, फाइबर, इनकी काफ़ी कमी है। इवन दो हमारी इनकम बढ़ चुकी है, अब मैं लिख रहा हूँ ग्रॉस इनकम, इसमें कुछ एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और पॉवर्टी रेट कम हो चुकी है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 था, अभी रिसेंटली हुआ था, 2021 में कम्प्लीटली कंडक्ट हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़्यादा हाई रेट है। सी इंडिया में ना अभी डुअल प्रॉब्लम है। क्या डुअल प्रॉब्लम है? एक तो अंडर न्यूट्रिशन अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो गायब नहीं हुआ है, ठीक है, जिसको आप मॉल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि इंडिया में तो ओवर न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत जगह ओबेसिटी एंड ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा एपिडेमिक चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये डुअल प्रॉब्लम इंडिया में अभी एग्जिस्ट करती है। तो जो NFHS है वो क्या बोल रहा है कि इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन की हाई रेट्स हैं चिल्ड्रन के अंदर, और अनीमिया मतलब लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी अडल्ट में भी काफ़ी ज़्यादा है, और ओबेसिटी वगैरह प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती है। तो इसकी ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हेल्थ न्यूट्रिशन डाइट जो है वो अभी तक हम ढंग से ले नहीं रहे, लेकिन इसकी ज़रूरत है ट्रिपल बर्डन ऑफ मॉल न्यूट्रिशन को ट्रीट करने के लिए। ये ट्रिपल बर्डन क्या है? अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन तो हम देख चुके हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मतलब वही जो बेसिक जो मेटल्स हैं, कुछ आयन्स हैं हमारी बॉडी में, उनकी कमी होना। तो ये ट्रिपल बर्डन ऑफ मॉल न्यूट्रिशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में ना कीवर्ड है आपकी, आप इसको यूज़ कर सकते हो बेसिक आंसर्स लिखने में, काफ़ी अच्छा ये टर्म है। तो मोस्ट इंडियंस सबसे पहले हेल्दी डाइट्स कंज्यूम नहीं कर रहे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो हेल्दी डाइट्स है ना उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो फूड प्राइस भी ज़्यादा है, हेल्दी डाइट्स की कॉस्ट भी ज़्यादा है, और हमारी कंज्यूम करने की हैबिट भी कम है हेल्दी डाइट। तो रियल ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि जो ग्रॉस इनकम्स है वो तो बढ़ गई, लेकिन जो रियल इनकम है, जो रियल वेज है ना, वो इनफैक्ट स्टैग्नेटिंग है या फिर डिक्लाइन है। रियल वेज क्या है? सपोज आपकी जो इनकम है वो 100 रुपए से 105 हो गई एक साल में, ठीक है, लेकिन सपोज पिछले साल जो एप्पल था वो 100 रुपए किलो था, अगले साल वो 110 रुपए किलो हो गया। मतलब आपकी इनकम तो 100 से 105 बढ़ी, लेकिन जो एप्पल है वो 100 रुपए किलो से 110 रुपए किलो हो गया। इसका ये मतलब है कि आपकी जो इनकम थी ना उसमें आप 1 kg एप्पल खरीद पाते थे, लेकिन अब जो आपकी इनकम है उसमें आप 1 kg एप्पल भी खरीद नहीं पा रहे। तो आपको तो लग रहा है आपकी इनकम बढ़ गई, लेकिन रियल इनकम इन्फ्लेशन के कारण वो बढ़ी नहीं, इनफैक्ट कम और हो गई। The State of Food Security and Nutrition of the World 2024 report suggested 55% of the Indian population could not afford a diet that met their nutrition needs. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, बट क्योंकि अच्छा डेटा है ये कि 50% से ज़्यादा जो इनकम है
वो डाइट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जो उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करे। बेसिक नीड्स तो पूरा कर लेंगे, न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी ना हो पाए। फिर एक टॉपिक आया था थालीनॉमिक्स। एक्चुअली जो 2019 का इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ पे इस टर्म को बहुत ही ढंग से यूज़ करा गया था। इसका बेसिकली सिंपल सा मतलब यही है कि एक थाली में जो खाना है ना, यूजुअली यूजुअली जो इन जनरल थाली में खाना होता है उसके बेसिस पे हम फूड की प्राइस चेक करते हैं कि भाई ये जो कोई इंसान एक थाली में एक टाइम पे लंच में या डिनर में क्या खाता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो वो जो थाली की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके बेसिस पे थालीनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ थाली। ठीक है, बट द थिंग इज कि ये जो थाली वो यूज़ करते हैं ना थालीनॉमिक्स में कॉस्ट ऑफ थाली कैलकुलेट करने के लिए, उसमें वो न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस को इंक्लूड नहीं करते ढंग से। मतलब सपोज थालीनॉमिक्स में उन्होंने एक थाली में जो खाना है उसकी कॉस्ट चेक करी और उनकी कॉस्ट है कि 100 रुपए में ना एक इंसान का भरपेट खाना हो जाता है, और गवर्नमेंट इसी डेटा से आगे चल रही है। लेकिन आप देखो क्या उसमें पेट तो भर गया, लेकिन क्या उसमें आयरन था प्रॉपरली, क्या उसमें कैल्शियम था ढंग से, क्या उसमें फाइबर था, क्या उसमें प्रोटीन था? हो सकता है ये चीज़ें ना हो, फिर भी पेट तो भर ही जाएगा ना। तो अगर आप इन चीज़ों को डालोगे ना, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको डालोगे, तो कॉस्ट ऑफ थाली 250 रुपये हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ थालीनॉमिक्स रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इट एक्सक्लूड्स द न्यूट्रिएंट रिच फूड ग्रुप्स। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो ये आर्टिकल लिख रहे हैं ना, उन्होंने ये प्रपोज करा है कि गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑफ हेल्दी फूड चेक करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट थालीनॉमिक्स। उनको कॉस्ट ऑफ हेल्दी फूड या कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट, ये जो एक इसको जो है ट्रैक करना चाहिए अलग से। मतलब गवर्नमेंट को इकोनॉमिक सर्वे में अलग से ये चैप्टर लॉन्च करना चाहिए। इसमें क्या है, मिनिमम पर पर्सन पर डे एक्सपेंडिचर जो है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे, और इसके बेसिस पे पॉलिसी बनानी चाहिए, ना कि इसके बेसिस पे। क्योंकि इसके बेसिस पे तो लग रहा है कि 100 रुपये लोगों को दे दो उनका पेट भर गया। नहीं, जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों को 250 रुपये देने की जरूरत है। एनी वे द थिंग इज कि जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स हेल्दी डाइट वो बदलने की जरूरत है, सोसाइटी लेवल पर भी और गवर्नमेंट लेवल पर भी। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अच्छा, सो ये जो टॉपिक था रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, ये तो हम कल देख चुके हैं, तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि कल वाले लेक्चर में है। तो अब जो है जीडीपी रिवीजन पे भी एक आर्टिकल आया है द हिंदू में आज। इसमें यह है कि जो जीडीपी की ओवरऑल कैलकुलेशन है ना, उसमें कभी कभी रिवीजन होता है। इसमें कुछ टर्म यूज़ करे हैं, बेस ईयर, रियल जीडीपी। मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता रहा हूँ क्योंकि टेक्निकली तो ये इकोनॉमिक्स का कोर पॉइंट है, तो वहाँ पे आप इसको पढ़ोगे जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। बट इसका बेसिक पर्पज यही है, सपोज एक कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में। ठीक है, तो उसको हम जीडीपी बोल देते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन को हम जीडीपी बोल देते हैं। लेकिन जीडीपी की जो वैल्यू है या जो प्रोडक्शन की वैल्यू है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि भाई उनकी जो एक्चुअली कॉस्ट है वो कितनी आई है, उसको कंपेयर करने के लिए हमें एक ना एक बेस ईयर चाहिए होता है। जैसे सपोज मैंने बोला कि जीडीपी अभी ना इस साल की ये है 100 रुपये। बट ये 100 रुपये का मतलब क्या है? अगर मैंने 100 रुपये बोल दिया तो क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है, मुझे कैसा पता चलेगा? तो किसी ना किसी ईयर से कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। तो एक बेस ईयर रखा जाता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को। और फिर आता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या है, जो प्राइस इन्फ्लेशन के कारण बना है, इन्फ्लेशन, उसको हम काउंट नहीं करते। जैसे मैं आपको सिंपल सा बताऊं, सपोज एक कंट्री में एक साल में ना 10 एप्पल प्रोड्यूस हुए, ठीक है, और दूसरे साल 11 एप्पल प्रोड्यूस हुए। तो जो आप देखोगे ना, क्योंकि मैंने आपको लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं वो जीडीपी है, तो आप देखो यहाँ पे जो जीडीपी है वो 11 एप्पल के बराबर हो गई। यहाँ पे जीडीपी जो 10 एप्पल की कॉस्ट है ना उसके बराबर हो जाएगी। तो टेक्निकली जीडीपी बढ़ गई 10 से 11। ठीक है, लेकिन सपोज पहले साल जो 10 ही एप्पल प्रोड्यूस हुए, अगले साल भी 10 ही एप्पल प्रोड्यूस हुए, तो यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ है टेक्निकली तो वो जीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इनकी एक्चुअल प्राइस की बात करो तो मान लेते हैं एप्पल जो है वो 100 रुपए के थे 10 किलो, अब जो एप्पल है वो 110 रुपए के हो गए, राइट। तो अगर आप इनकी कॉस्ट को देखोगे और सपोज आपने जीडीपी ऐसे कैलकुलेट करी है जिसमें आपने बस इनकी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, तो आपको तो लगेगा कि जीडीपी है ना 10% ग्रो कर गई। लेकिन टेक्निकली जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ बढ़ावा तो हुआ नहीं, पिछले साल भी 10 था, इस साल भी 10 था। तो रियल जीडीपी ना इस इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करेगी। रियल जीडीपी बोलेगी भाई ग्रोथ तो 0% है, और नॉमिनल जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी क्या बोलेगी कि ग्रोथ 10% है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रियल जीडीपी पे थोड़ा फोकस करें। तो ये इसको हम कांस्टेंट प्राइसेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बेस है ना कि किस साल से हम कंपेयर करते हैं कि भाई ये जो 110 रुपये है ये अच्छी बात है या बुरी बात है, मतलब मान लेते हैं हमने रियल जीडीपी भी कैलकुलेट कर ली,
लेकिन किसी की कंट्री की जीडीपी $3 ट्रिलियन है, तो क्या ये अच्छी बात है या कम बात है, या मतलब हाउ डू यू नो कि ये प्रोग्रेस है या डिक्रीज है? आप किसी ना किसी बेस ईयर से उसको कंपेयर करोगे। तो बेस प्राइसेस से या बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, और ये जो बेस ईयर है ना, ये भी थोड़ा सा रेलिवेंट होना चाहिए। सपोज 1997 हमारा बेस ईयर है और उससे हम 2024 की जीडीपी कंपेयर कर रहे हैं, तो 97 में तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत डिफरेंट थी। यहाँ पे तो एग्रीकल्चर का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था, और जो इंटरनेट नहीं था, टाइप्स ऑफ जो सर्विस सेक्टर में जितनी टाइप की नौकरी हैं वो भी बहुत डिफरेंट थी। सो द थिंग इज़ कि पूरा इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था वो ही डिफरेंट था, तो उससे कंपेयर करेंगे तो फिगर्स गलत आएंगे। तो इसलिए हर 5-10 साल में उसको जो बेस ईयर है ना उसको बदलते रहते हैं, और ये एनएसए करता है। इसी को हम कहते हैं रिवाइजिंग द जीडीपी सीरीज। तो अभी जो जीडीपी सीरीज है वो 2011 एंड 12 का जो बेस ईयर है ना इसको लेके चल रही है। अब जो डिस्कशन चल रहा है कि 2020 और 2021 को हमें नया बेस ईयर बनाना चाहिए, और एनएसए जो है वही इस चीज़ को करती है। एनएसओ सोच रही है कि जो जीएसटी है, ठीक ठीक है, ये आपको इतना पता चल गया। अब क्या है, एक और होती है जिसको हम कहते हैं जीडीपी एस्टिमेट। अब जीडीपी को जब नया हम बेस ईयर लगा रहे हैं ना, तो इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट क्यों करते हैं? सी, मैंने क्या बोला आपको कि जीडीपी का क्या मतलब है कि एक साल में कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट हर कंपनी के दरवाजे पे खटखटाती है और उनसे पूछती है कि आप बताओ कितने गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करें? ये तो बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा। और जीडीपी तो हर क्वार्टर में कैलकुलेट होती है, बाय द वे। हर 3 महीने में जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में तो 3-4 साल लग जाएंगे। हर घर में वो खटखटा के पूछेंगे कि भाई आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है नहीं। तो क्या करते हैं वो लोग कि कुछ ना एस्टिमेट ले लेते हैं। मतलब वो करते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, उसमें थोड़े से सेक्टर को कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद जितने भी बड़ा सेक्टर है ना उसको मल्टीप्लाई करके उन्होंने एक एस्टिमेट ले लिया कि भाई इतने छोटे से में इतना प्रोडक्ट आ रहा है, तो मान लेते हैं कि इतने बड़े में इतना प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इसको एस्टिमेट करते हैं। तो एस्टिमेट के लिए कुछ ना कुछ बेंचमार्क को रखते हैं। तो पहले जो बेंचमार्क हुआ करता था वो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री हुआ करता था, जो कि मेनली मैन्युफैक्चरिंग की बात करता था। ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री पहले बेंचमार्क हुआ करता था। जब ये सीरीज जो थी हमारी ना 2004 एंड 5, ये हमारा बेस ईयर हुआ करता था जब जब हम एएसआई एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री को बेंचमार्क लेते थे। जब हमने 2001 और 12 जब ये चेंज करा, क्योंकि अभी तो ये हमारा बेस ईयर था ना, उसके पहले ये बेस ईयर था, तब हम एएसआई को डेटा को यूज़ करते थे। जब हमने 2012 11 और 12 वाले को बेस ईयर बनाया, तो हमने MCA 21 इसको बेंचमार्क बना लिया। MCA 21 क्या है? सिंपल सी बात है, MCA का मतलब है, MCA जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनका जो डेटा है। सी, कॉर्पोरेट अफेयर्स का डेटा, कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब कंपनीज, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास कंपनीज का बहुत सारा डेटा है, तो उसको यूज करके एक बेंचमार्क बना के जीडीपी को एस्टिमेट करा गया। ठीक है, अब जो ये ऑथर है ये बोल रहे हैं कि जब अब हम 2020 और 21 में नई जीडीपी को रिवाइज करेंगे, जो नया बेस रखेंगे, तो इस बार हमें ना जो जीएसटी कलेक्शन है उसको हमें यूज करना चाहिए एज अ बेंचमार्क। वो इसलिए बोल रहे हैं कि इनफैक्ट वो कभी कभी ये भी बोल रहे हैं कि आप या तो जीएसटी को बेंचमार्क बना लो, या फिर वापस जो एएस है ना, वापस एएसआई को आप बेंचमार्क बना लो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि MCA 21 का जो डेटा है उसको कैलकुलेट करने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। अब देखते हैं वो क्या है। जो MCA 21 का जो डेटा है वो 38% ऑफ जीडीपी को का पार्ट वैसे भी था, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सो लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क फोर्स फॉर एस्टिमेटिंग फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड। जी, जो एएसआई था उसको हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा है उस पर। ठीक है, जो MCA है उसने क्या फोकस करा? मैन्युफैक्चरिंग पे तो फोकस करा, लेकिन उन चीज़ों पे भी फोकस करा जिसने जो एएसआई में मिसिंग थी। ठीक है, तो इसलिए हमने MCA में ट्रांजिशन किया था एएसआई से, जब हमने बेस ईयर चेंज करा 2004 से 2011। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो चेंज करने के बाद, MCA का जो चेंज करने के बाद एक प्रॉब्लम आ गई। वो जब बेंचमार्क हमने चेंज करा ना, तो हमने ये देखा कि जब हमारा बेंचमार्क एएसआई था, तब जो मैन्युफैक्चरिंग की जो जीडीपी थी वो -1.9% के अराउंड थी। लेकिन जब हमने MCA 21 में वो बदलाव कर दिया, और फिर से जो पुराने साल थे ना, फिर से उनका हमने डेटा कैलकुलेट करा, तो पता चल रहा है कि 5.4% इकोनॉमिक ग्रोथ थी। अब आप देखो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। एएसआई तो बोला था -1.9, और मतलब मान लेते कुछ साल का एएसआई बोला -1.9, उन्हीं साल का अगर हमने फिर से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है
वो चेक करी, लेकिन MC21 से चेक करी तो वो ग्रोथ MC21 से आ रही है 5.4%। तो देखो, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा डेविएशन रियल में हुआ होगा? मतलब इतना बड़ा गैप तो नहीं आना चाहिए ना, दो बेंचमार्क इतना डिफरेंट डेटा दे रहे हैं। मतलब ये जो MC21 है ये इतना एक्यूरेट नहीं है और शायद बहुत गलत डेटा हमें दे रहा है। ये क्या कर रहा है, सी यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, तो ये बोला जा रहा है कि जो MC21 है वो डेटा को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, मतलब जितनी एक्चुअली वैल्यू है ना उससे बहुत ज़्यादा वो दिखा रहा है, इसलिए MC21 इतना अच्छा नहीं है। एंड दैट इज़ वाई MC21 में ओवर एस्टिमेशन की प्रॉब्लम है। इसलिए हमें अब या तो वापस आप ASI को ले आओ या फिर जो GST है उसको यूज़ करो एज अ बेंचमार्क फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू एडिशन इन फ्यूचर GDP कलेक्शन, ठीक है, GDP एस्टिमेशन ये है। तो एक और चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि MC21 का फ़ायदा क्या था, एक फ़ायदा तो ये है कि भाई वो 38% ऑफ GDP को वैसे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, जो ASM में चीज़ें नहीं थी उनको भी वो ले रहा है। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जस्ट बिकॉज MCA का जो डेटा है वो बड़ा है, क्या इसका ये भी मतलब है कि वो बेटर है? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। कोई डेटा सेट बड़ा है इट डजंट मीन कि वो बेटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है। तो NSA को क्या करना चाहिए, पायलट स्टडी करनी चाहिए। अब NSO की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो कोई भी चीज़ एकदम से तुरंत एप्लीकेबल ना कर ले, उस पर प्रॉपर स्टडी करे। जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना कि GST डेटाबेस को अब यूज़ करना चाहिए एज अ बेंचमार्क, तो बोल रहे हैं कि प्रॉपर स्टडी करी जाए और उसी के बाद NSA को कोई डिसीजन लेना चाहिए। और ये तो बोल रहे हैं कि इनफैक्ट बेटर यही रहेगा कि हम ASI को वापस ले आएँ। बट द थिंग इज़ कि GST, क्योंकि आप देखो कि जो प्रेजेंट इकोनॉमी है उसमें GST बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो उसको यूज़ करना वुड माइट बी मच मोर बेटर फॉर ओवरऑल कैलकुलेशन, ये चीज़ है। नेक्स्ट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे एक ऑथर ने एक चीज़ लिखी है, इसमें ये बोला गया है, सी रिसेंटली क्या हुआ, September 20 को जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल का बाय द वे जो मेंशन है वो आर्टिकल 76 में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, वो चीफ लॉ ऑफिसर है कंट्री के, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ना, सेंटर में जो गवर्नमेंट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत बार होगा, सपोज कोई इंसान है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन आनी है, उसको पेंशन नहीं मिल रही, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो कौन सा लॉयर है जो लड़ने आएगा केस, बहुत सारे लॉयर्स आ सकते हैं, उनका जो सबसे बड़ा हेड होता है उसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है एक तरह से। आर्टिकल 76 में इनका मेंशन है। हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अटॉर्नी जनरल को कि जो जज के अपॉइंटमेंट्स है ना डिफरेंट कोर्ट्स में, वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहे हैं। See, इंडिया में जो बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं ये आपको पता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो जुडिशरी का है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। और एक और बहुत बड़ा तरीका ये है, एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी जजेस की पोस्ट खाली है और अपॉइंटमेंट हो नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई क्यों नहीं कर रहे तुम अपॉइंटमेंट, वो अटॉर्नी जनरल को बोल रहा है। अगर वो अटॉर्नी जनरल को बोल रहा है तो टेक्निकली वो सेंटर को बोल रहा है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सेंटर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, और 21 एंड 22 सितंबर को क्या हुआ, 8 नए हाई कोर्ट चीफ जजेस को अपॉइंट भी कर दिया गया, मतलब उनके बोलते ही कर दिया गया। तो द थिंग इज कि ये चीज़ होनी चाहिए। अब उस पर आप खुद सोचो, जुडिशरी का खुद में रोल क्या है। जुडिशरी का रोल मेनली ये है कि जुडिशरी मस्ट मेंटेन इंडिपेंडेंस, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस है इसको बैलेंस भी करा जाना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ लिखी है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो अपॉइंट करते हैं जजेस को, लेकिन ये जो डिसीजन है ये लेता कौन है कि हु विल बी दिस जज, ये कौन डिसीजन लेता है। सी एक्चुअली क्या है कि एक कोलिजियम सिस्टम है जिसको फॉलो करा जाता है। कोलिजियम सिस्टम में क्या है, जो CJI है वो अपने कुछ और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके साथ मिलके डिसीजन लेते हैं कि कौन नया सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज बनेगा, और उसकी एक लिस्ट होती है जो वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को जो CJI और जो उनके कुछ कलीग्स थे जो कोलिजियम सिस्टम में है, इनकी जो रिकमेंडेशन है ना वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो इनको अपॉइंट कर देता है। तो आप देख सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर है और जो लेजिस्लेचर का मेंबर है वो वहाँ पे कैसे पहुँचा है, हमने वोट दिया है तभी वो लेजिस्लेचर में पहुँचा है, और जिन लोगों को हमने वोट दिया है उनमें से ही लोग एग्जीक्यूटिव में चले गए। लेकिन जुडिशरी एक ऐसी बॉडी है जिसमें हम सिटीजन्स का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। एंड क्योंकि तीनों पिलर इक्वली इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तीनों पिलर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर तीनों इंपॉर्टेंट है, और जुडिशरी को ये रोल दिया गया है कि वो ये इंश्योर करे
कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आर्बिट्ररीली एक्ट ना करे। आर्बिट्ररीली मतलब कुछ रैंडम एक्ट ना करे जिससे लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन हो, इसलिए जुडिशरी को वहाँ पे बिठाया गया। लेकिन अगर हम इनको इक्वल मानते हैं तो जुडिशरी में जो लोग हैं वो किस बेंचमार्क पे जाएंगे, वो भी तो डिसाइड करने का कुछ हक बाहर वाले इंस्टीट्यूशंस को होना चाहिए। क्योंकि जुडिशरी अगर ओवर इंडिपेंडेंट हो गई तो अगर उसके अंदर करप्शन है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर उससे क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो द थिंग इज कि जुडिशरी में जा कौन रहा है, कौन कौन से जजेस जा रहे हैं हायर लेवल पे, वो जुडिशरी खुद में ही आपस में डिसाइड कर रही है। लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कौन जा रहा है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, सिटीजन डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट में थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये कॉलेजियम सिस्टम जो है, कॉलेजियम सिस्टम, ये 5-4 मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने इसको अग्री करा था। 5 मतलब उसके फेवर में थे, 4 अगेंस्ट में थे, और मेजोरिटी डिसीजन से वो आ गया था। प्रपोज रिफॉर्म क्या है कि कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दो एक जुडिशियल कमीशन से, जिससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर रहेगी। और जुडिशियल कमीशन जो होगा वो ओवरऑल रेकमेंड करेगा। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जजेस हैं, यूजुअली 4 जजेस होते हैं, और जो सीजेआई है ये 5 मेंबर बॉडी हो गई। ये प्रेसिडेंट को नेम्स रेकमेंड करती है, और जो नेम्स है और जो रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है। तो ये जो लोग हैं, ये जो कॉलेजियम की बॉडी है, ये किस बेंचमार्क पे, किस बेसिस पे ये लिस्ट भेज रही है प्रेसिडेंट को, उन्होंने किन किन जजेस को चुना, क्या उनको चुन लिया जो उनके फ्रेंड्स थे या उनको पसंद है, मतलब किस बेसिस पे चुना है, ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो कम से कम ये ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना। तो जुडिशियल कमीशन इस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगा। और ये जो कमीशन है ये इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे ही, उसके अलावा और भी ऐसे ऑफिसर्स होंगे जो इस पूरे प्रोसेस पे थोड़ी नज़र रख पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन एक और न्यूज़ है लेगेसी वेस्ट की, जो हमारी फाइनल न्यूज़ है। लेगेसी वेस्ट क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड वेस्ट है जो स्टोर कर दिया गया है सालों साल, कहाँ पे, लैंडफिल में या बैरन लैंड में। सी इंडिया में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, इनफैक्ट बहुत टाइम से ही इंडिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। तो क्या करते हैं, जो शहर है या गांव है उसके बाहर वो गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर ही जो कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, उसको डाल देते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब खाली ज़मीन पे, लैंडफिल में ये कचरा डाल देते हैं और वो वहाँ पे भरा रहता है डेकेड्स के लिए। डजन्स ऑफ ईयर्स निकल जाते हैं, 30-40-50 साल निकल गए, और वहाँ पे वो जो कचरा है वो डाले जा रहे हैं, वहाँ पे भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो ऐसे सॉलिड वेस्ट को कहते हैं लेगेसी वेस्ट। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में बहुत पुअर है। तो लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो स्वच्छ भारत अभियान नंबर 2, इसका बहुत बड़ा एम था। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो टेक्निकली 2014 में लॉन्च करा गया था, जिसमें ओडीएफ स्टेटस की बात की गई थी कि ओपन डेफिकेशन को खत्म करना है। जो 2021 में इसका सेकंड पार्ट लॉन्च होता है, स्वच्छ भारत अभियान 2.0। इसमें जो वेस्ट था वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे था। इस सॉलिड वेस्ट को हम ढंग से ट्रीट करेंगे। एंड इस बार वो ओडीएफ, मतलब जो 2014 में जो फर्स्ट फेज था उसमें वो ओडीएफ स्टेटस दे रहे थे, इस बार वो गार्बेज फ्री स्टेटस देंगे स्वच्छ भारत अभियान 2 के अंदर। लेकिन ये देखा गया है कि पिछले 3 साल में इस पर जो प्रोग्रेस है काफ़ी स्लो है। सिर्फ 470 आउट ऑफ ऑलमोस्ट 2400 डंप साइट्स आर कंप्लीटली रीमेडिएटेड। मतलब ये जो डंप साइट्स है ना, इसमें क्या करा गया, ये जितना भी जैसे मैंने आपको बता दिया, ये जो लेगेसी वेस्ट है ना, इसको बड़े बड़े लैंडफिल्स पे डाल दिया जाता था। अब क्या इस पे हुआ क्या है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर ये जो लैंडफिल साइट्स है ना, इनको क्लियर करा जाएगा और यहाँ पे जो भी वेस्ट है उसको रिसाइकल करा जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रिक्लेमेशन। मतलब इसको रिक्लेम कर दिया। कोई भी यहाँ पे लैंडफिल की साइट थी जिसमें कचरा पड़ा था, आपने उसको साफ कर दिया और जो कचरा था उसको ट्रीट कर दिया, तो आपने उस साइट को रिक्लेम कर दिया। तो 3 साल हो चुके हैं और सिर्फ 16% ऐसी साइट्स है जिनको रिक्लेम किया जा चुका है। तो ये नंबर ध्यान रख लेना, 16%। 470 आफ्टर आउट ऑफ 2472, ये ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट 16% ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। एंड जो स्वच्छ भारत 2.0 था वो गार्बेज फ्री स्टेटस देंगे एंड 100% सोर्स सेग्रेशन भी इंश्योर करेंगे। सोर्स सेग्रेशन क्या होता है कि सपोज आपके घर के बाहर कचरा वाला है, तो क्या आप उसको लिक्विड और सॉलिड वेस्ट एक ही डस्टबिन में दे रहे हो या नहीं, या फिर आप उसको अलग अलग करके दे रहे हो। अगर आप अलग अलग करके दे रहे हो तो मतलब आप सोर्स पर ही सेग्रीगेट कर रहे हो। अगर आप एक साथ दे रहे हो तो मतलब सोर्स सेग्रेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसका एम ये भी है कि सोर्स सेग्रेशन को इंश्योर करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।